सकता कि डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम एक दिन में टर्न अराउंड औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम कहेंगे सियासी शतरंज में। और आज सियासी शतरंज में दो आवाज़ें हमें गूंजती हुई सुनाई दी, एक अदालती कार्रवाई और दूसरी अवाम की महंगाई की चीखें। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 17 गैर मुंतखब जजेस 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को कैसे बदनीयती करार दे सकते हैं। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मुनीम अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज करने का कहा था और कि उन्होंने किया कि नहीं। फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आईनी दरखास्त दायर कर दे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का कानूनी और आईनी इख्तियार मौजूद ही नहीं। कौमी असेंबली के इंतखाबात 90 दिन में कराना आईनी मैंडेट है। आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आइन से इनराफ या तजावुज नहीं कर सकता। इस केस की समाअत के बाद एक बार फिर ये सवाल पैदा हो गया कि क्या आम इंतखाबात भी मुकर्ररा वक्त पर हो सकते हैं। इन हालात में भी अदालती मामलात के बाद मुआशी मामलात पर बात करते हैं, क्योंकि उनने सबको परेशान कर रखा है। सियासी शतरंज के जारी इस खेल ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसे तबाही के दिहाने पर ला खड़ा कर दिया है। मुआशी बेयकीनी ने डॉलर को फ्री फॉल का शिकार किया। फॉरेक्स रिजर्व्स भी गिर रहे हैं, जिसके बाद डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 305 रुपए 45 पैसे पर आज पहुंच चुका है। आपको बताएं कि पीडीएम हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमत अब 100% बढ़ चुकी है। निगरा हुकूमत के आने के बाद चंद हफ्तों में ही डॉलर 17 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे मुल्क के मजमूई कर्जों में 2100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। और साथ ही साथ मुल्कियों गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी तितर बितर हो चुका है। नतीजतन आज 1759 पॉइंट्स की कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में मंदी का दिन ही देखा गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 76 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आवाम का ये हाल हो चुका है कि क्या बताऊंगे। रोटी कपड़ा और मकान के बाद अब बिजली गैस पेट्रोल और पानी के नारे बुलंद हो रहे हैं। आज कौमी एयरलाइन PIA के 26 अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए, क्योंकि उनके पास 2 अरब रुपए अदायगी करने के लिए नहीं थे। उन्होंने टाइम पर अपनी पेमेंट नहीं की। एक तरफ पाकिस्तान के बच्चे रोज गटर में गिर गिर कर जान दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ढक्कन नहीं लगा पा रही, अवाम को ढक्कन बनाया जा रहा है। आज फिर कराची में एक 4 साला बच्चा गटर में गिरकर जान भाग हो गया। कल रहीम यार खान में 8 और 10 साला 2 मासूम बहन भाई गटर में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। आज ही के दिन 26 साला उमर ने अपनी 22 साला बीवी का कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अवाम से यक के बाद दीगरे कुर्बानी पे कुर्बानी मांगी जा रही है और हुक्मरान अपनी शाह खर्चियां खत्म करने को तैयार नहीं, और ना ही करप्शन और चोरियां खत्म करने को तैयार है। आज ही के दिन यह खबर भी अखबारात में शाया हुई है कि बैंकों के मुनाफों में 3 गुना इजाफा हो गया है। मईशत तबाहाल, सियासत जमहूरियत और जमहूर तबाहाल, मुआशरती तनज़्ज़ुली बरकरार। ऐसे में हम पाकिस्तानी जाएं तो जाएं कहां। मईशत को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके कीमती वक्त के लिए, उनकी यहाँ आमद के लिए हम बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक चेयरमैन FBR हैं, टैक्स एक्सपर्ट है, माहिर मुआशियात हैं, शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन आवर शो। पहला सवाल, लोग समझ रहे हैं कि इंतखाबात होने से हालात बेहतर हो जाएंगे, वक्त पर इंतखाबात हो जाए तो मईशत ट्रैक पर आ जाएगी, आवाम की मुश्किलात कम हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े आएंगे। टोटली इंतखाब होना या नहीं होने से पाकिस्तान की मईशत सही नहीं होगी और पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि तबाह हो रही है तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है। आप लोगों ने, सब ने, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान तबाही के धाने पर है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने सेनेट में कहा है कि हमारा ख़जाना खाली है। ये बात मैंने 16 दिसंबर 2021 को कही थी,
पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की आज की रिपोर्टिंग है कि और हमारा जो ख़जाना है वो खाली है, ये लिखा उन्होंने बयान दिया है। तो अब आपको किस चीज़ का इंतज़ार है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह नहीं हुई? और मेरा अगर आपको और एक बयान याद हो, मैंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जो भी आदमी 2023 या 2024 जब भी इलेक्शन होंगे, उनमें जो आदमी इलेक्ट होकर आएगा वो पाकिस्तान का बदनसीब तरीन इंसान होगा, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुल्क दिवालिया हो चुका है फॉर्मली कितना वक्त बाकी है? बात नहीं, ये कमरान खान के प्रोग्राम में की थी मैंने ये बात। नहीं, अब कितना वक्त बाकी है पाकिस्तान को दिवालिया होने में? वक्त नहीं, देखिए अब आप लोग ये इसको डिफाइन करते हैं कि दिवालिया होने में कितना वक्त बाकी है। देखिए ये कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती कि हमने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी तो हम कहते हैं दिवालिया हो गया। आज पाकिस्तान के पास क्या है, 1 रुपया आया उसने आगे दे दिया, 1 रुपया वापस कर, तो अब इसमें और दिवालिया में क्या फ़र्क है? कि जो हाथ में आ रहा है वो कहते हैं ना कि हाँ, कमाया और आगे दिया, मुंह को नहीं लगा। आपके पास कोई पैसे। सर पावर सेक्टर से अब जरा शुरू करते हैं। सर्कुलर डेट 4000 अरब। इस वक्त जब से बिजली महंगी हुई है और लोगों की चीखो पुकार शुरू हुई है तो आईपीपीज का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि आईपीपीज माफिया हैं, 4 अरब डॉलर साल का उनका प्रॉफिट है, बड़े पावरफुल लोग हैं, निगरा सेटअप में भी वही बैठे हुए हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं। वापडा के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं आपकी नजर में, और अब हमारे निगरान वजीर आजम ने भी फैसला किया है कि डिस्को उसको सूबों के हवाले कर दें। इसको बिल्कुल सिंपल आपको सिंपल कर दें इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। आज के नेपरा का एक स्टेटमेंट है, वो आपको सारी चीज़ को बिल्कुल वाजे कर देता है। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है साहिवाल के कोल प्लांट से। अखबार पढ़ ले आज का। नेपरा ने कहा कि साहिवाल का कोल प्लांट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जो आईपीपी है, फिक्स चार्जेस है, और शायद उन्होंने कहा कि वो 3% कैपेसिटी पे चल रहा है। 3%, ठीक है जी। अच्छा आगे सुने, कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि जो कोल के ऊपर प्लांट लगाए 1000 मील दूर। साहिवाल यहाँ से तकरीबन 1000 मील दूर है, यहाँ से कोल ले जाके आप साहिवाल में बिजली पैदा कर रहे हैं। तो हम जो लोगों से करप्शन करते हैं, आप जरा कभी अपने प्रोग्राम में उस आदमी की इंटेलेक्चुअल और मॉरल करप्शन का जवाब पूछे ना, जिस आदमी ने साहिवाल कोल प्लांट अप्रूव करवाया था। अच्छा वो मैं बता देता हूँ कौन था, बताइए। वो पिछली पीडीएम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब थे माशाल्लाह। और ये भी बता देता हूँ मैं कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे डिसएग्री किया था। तो उन्होंने पूछा कि सर आप ये क्यों चाहते हैं कि साहिवाल में प्लांट लगे? तो उन्होंने जवाब क्या दिया था पता है आपको? कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके में बिजली पैदा होती हुई नजर आए। और उसके बाद अब आज का बयान पढ़ लें नेपरा का कि साहिवाल कोल प्लांट हमारा आईपीपी का सबसे बड़ा मसला है। 41,000 की कैपेसिटी है पाकिस्तान में इस वक्त बिजली पैदा करने की, और हम कभी भी 28,000 से ज़्यादा पैदावार नहीं कर रहे। तो तकरीबन 12 से 13,000 मेगावाट जो आईपीपी के पास है, उसके हम चार्जेस दे रहे हैं 2 आईपीपीज ऑन अ फिक्स कैपेसिटी चार्जेस, जो अल्टीमेटली आप और मैं या हमारी इंडस्ट्री भर रही है। अब आप अपने आप को रिवाइंड करें, ठीक है, और आप रिवाइंड करके वहां जाएं जब हमारे 2 सियासतदान लड़ा करते थे, पीपल्स पार्टी वाले और पीएमएलएन वाले, कि ये इन्होंने लोड शेडिंग कर दी, हम बिजली के प्लांट लगाएंगे, रात को बम गिरा दिया, हम बिजली के प्लांट लगाएंगे, हम बिजली के प्लांट लगाएंगे। अब बिजली के प्लांट उठा लें, सारे अमाउंट देख लें किसने लगाए, क्या रेट है, क्या डॉलर का प्राइस है, कितना उसका लोन है, क्या। अच्छा उसके बाद इसमें सबसे बड़ी जो अजाब आ गया, वो मैं बड़ी अजीब बात कहने लगा हूं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब होगी, वो आ गया सीपेक के पावर प्लांट का। क्यों? आप ये क्यों कह रहे हैं? वो इससे महंगा है, इससे भी महंगी बिजली है। नहीं, वो जरूरत नहीं थी। सवाल ही मैं दोबारा आ रहा हूं ना, उसको 41,000 मेगावाट की आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जी, और आपने लगा दिया और जरूरत है आपकी 30,000। तो आपको ये अंदाजा करना चाहिए था कि हम ये कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करेंगे, अवाम के पास कहां से पैसा आएगा बिजली खरीदने का, ये आपने कभी सोचा था? निगरान वजीर आजम की स्टेटमेंट है सर, ताज़ा स्टेटमेंट है आज की, और वो ये कहते हैं कि बिजली के बिलों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, बस हालात मुश्किल हैं। देखिए मेरा सिर्फ कहना यह है कि पहली बात तो वो मईशत को शायद नहीं रिलेट नहीं करते, और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि हमने आईएमएफ के साथ क्या एग्रीमेंट किया है। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमने आईएमएफ के साथ क्या एग्रीमेंट किया है। हमने आईएमएफ के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि हम करेंट प्राइसेस के साथ रखेंगे पेट्रोल प्राइसेस को बिजली की, और हम आईपीपी के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, हमारा सॉवरेन गारंटी है। ठीक है, तो इसके होते हुए वो जो डिफरेंशियल आ रहा है प्राइस का,
वो कौन पे करेगा? आप इसको आसान समझ लें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है इस वक्त, सपोज करें 10 रुपए, और हम बेच रहे हैं उसको 8 रुपए में एवरेज पे, ठीक। 2 रुपए कौन पे करेगा? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पाकिस्तान में बिजली इंडिया से सस्ती है। इंडिया से सस्ती है, वहां तो कहते हैं कि 300 यूनिट के बिल पे वो पैसे लेते ही नहीं नहीं, है। वो देखिए मुख्तलिफ पहली बात वो 28 सूबे होंगे। सूबों की मुख्तलिफ शक्ल है, पहले बात सूबों में बिजली है। दूसरी बात उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ है इंडस्ट्रीज को, और हाउस होल्ड को उन्होंने महंगा रखा हुआ है। हमारा हाउस होल्ड सस्ता है, इंडस्ट्री महंगी है, तो हम डबल अजाब डाल रहे हैं। हम लोगों का इंडस्ट्री को बैठा दिया हमने और हाउस होल्ड को अयाशी लगा दी। अब वो हाउस होल्ड पर जब प्रेशर आ रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वापडा का सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियोस के सरकारी मुलाजमीन के 50,000 के बिल आते हैं और उनको 700 रुपये अदा करने पड़ते हैं क्योंकि वो वापडा के मुलाजिम हैं, डिस्कोस के मुलाजिम हैं, तो उन्हें सब्सिडी दी जाती है। तो आज ये खबर आई शबर साहब कि 1,89,000 रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ वापडा, 1,89,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को अब फ्री बिजली ना दी जाए, उनकी तनख्वाहों में उसके पैसे डाल दिए जाएं। अब वापडा का कितना बड़ा रोल है हुजूर इस पावर सेक्टर की तबाही में? मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2001 में जब मुशर्रफ साहब आए तो उनकी रिफॉर्म पैकेज के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म पैकेज था अनबंडलिंग ऑफ वापडा। उसको बोलते हैं अनबंडलिंग ऑफ वापडा। वापडा को अनबंडल करना था, ठीक है, जैन को, डिस्को सबको अलग करना था, और एक चीज़ उसको पूरे पावर सेक्टर की रिफॉर्म करनी थी। हमने 2001 में वापडा को अनबंडल कर दिया। मैं आगे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किताबों में, कागजी कार्रवाई, किताबों में। और वापडा आज भी वापडा हाउस भी है, और इफेक्टिवली वो चेयरमैन वापडा भी है, और वापडा के पुराने एम्प्लाई भी हैं। और ये जो सारी जैनको, डिस्को, ये सब बनी हैं, ये लीगल एंटिटीज़ हैं, मगर आपस में ट्रांजैक्शन इस तरह की हैं कि ये जिसको आप अनबंडलिंग नहीं कह सकते। तो आप ये समझिए कि 2001 से लेकर 2023 तक हम कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं कि हमने अनबंडल कर दिया वापडा को। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। आपको याद है कि बहुत ऐड आया करते थे फेस्को की, फेस्को प्राइवेटाइज हो रही है, फेस्को डिस्को प्राइवेटाइज हो रही है, याद है आपको? जी हाँ। ठीक है, आपने आज तक क्यों नहीं प्राइवेटाइज की? नवाज शरीफ का इलाका है, फैसलाबाद है, इंडस्ट्री है, करके दिखाते मुझे। अगर ये 10 साल कर दे मैं नाम बदल दूंगा। और अब जो सूबों को दे रहे हैं डिस्कोस, सर ये तो बेकार की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ये बेकार की बातें नहीं करे सर। ये बेकार की, ये गुफ्तगू बेकार की है। ये सूबों को क्या दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन देने जा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं 470 अरब का नुकसान खत्म हो जाएगा। किस तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, वो TND लॉसेस का मसला अलग है, वो तो सूबे करें या यो करें, वो एक अलग सब्जेक्ट है। सवाल ये है कि आपके पास सारी डिस्कोज हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है KE, जिसके पास जैनको भी है और डिस्को भी है। ठीक है, उसका मसला आपको 16 साल से हल नहीं हो रहा आपसे। वो आज तक टैरिफ पे सेटल नहीं हो सका। एक प्राइवेटाइज कंपनी को आपने इस जगह लाके मजबूर कर दिया कि वो तकरीबन तबाह हो रही है, वो आपसे चलती नहीं है। आप बात कर रहे हैं सारी डिस्को की प्राइवेटाइज करने की। सर ये इसका सिर्फ एक इलाज है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इनको आप जिस कहते हैं ना, इसको डिसेंट्रलाइज करें रियल सेंस में। वापडा को अनबंडल करें, दिखाएं करके कि क्या चीज़ है। सर हुजूर, कल वापडा की खबर मेरे कानों पे पड़ी और मैं हंस के लोटपोट हुआ, फिर थोड़ा परेशान हुआ, फिर खुशी के आंसू मेरी आंखों में आए कि वहां पर एक शख्स हायर हुआ सर DG लॉ करके। जी। अब DG लॉ का काम था कानूनी कार्रवाई देखना। थोड़े दिनों के बाद उन्हें DG लॉ एंड ऑर्डर बना दिया गया। जी। लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा बन गए। ठीक है। थोड़े वक्त के बाद वो DG सिक्योरिटी बन गए, फिर वो DG सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गए, अब वो GM बन गए हैं। तो जिस तरीके से वापडा में नवाजने का सिलसिला जारी है कि जिसको भी बड़ी तनख्वाह देनी है उसको नवाजना है तो वापडा में ले आओ, सर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोग सुन के हैरान हो जाते हैं कैसे हो सकते हैं। देखिए बात ये नहीं है सर, बात बड़ी सिंपल है। आप कहने को अच्छा नहीं लगता, ब्रेक आ रही है सर, कंप्लीट कर लें आप। कहने को अच्छा नहीं लगता, फिर फिर भी आप कह दें, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। देखिए कहने को अच्छा नहीं लगता, मगर पाकिस्तान का मसला ये है कि कहने को तो पाकिस्तान फेडरेशन है, कहने को तो फेडरेशन, मगर चलता ये एक 1 यूनिट के तरीके से चल रहा है। ओके। और इस 1 यूनिट के 4-5 मेन करेक्टर हैं। एक करेक्टर उसमें रेलवे है, ठीक। एक करेक्टर उसमें वापडा है, ठीक।
एक कैरेक्टर उसमें आर्मी है, आर्मी तो हर जगह सेटल होती है। ठीक। तो ये 4-5 कैरेक्टर हैं जो पाकिस्तान में 1 यूनिट में चलते हैं, और ये पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान की फेडरेशन को इकोनॉमिकली चलने नहीं देंगे। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। पावर सेक्टर को तो हमने डिस्कस कर लिया है, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, अशिया खुरनोश की बात करेंगे, एक्सपोर्ट्स की, रेमिटेंसेस की, और अपना हमारे इकोनॉमिक एंगल्स जितने भी हैं तफसीलन शबर साहब से डिस्कशन होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। आई हैव विद मी द वन एंड ओनली शबर जैदी साहब, और उनसे मैं सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछने जा रहा हूं। मेरी नजर में शबर साहब, पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला है चोरी और काम चोरी। आप तो चेयरमैन एफबीआर रहे थे, चोरी क्यों नहीं रोक पाए? किसने आपको मना किया कि नहीं नहीं नहीं, हाथ मत डालिए, चोरी चलने दीजिए? देखिए, मैंने एक और टीवी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि पाकिस्तान में 2-4 बड़े सेक्टर्स हैं, 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को या टैक्सेशन सिस्टम को ख़राब करते हैं। उसमें सबसे बड़ा टैक्स सेक्टर है जिसको रिटेलर होलसेलर कहते हैं, वो टैक्स नहीं देते, ठीक है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है आड़ती और एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। ठीक। एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल इस्टेट वाला, जो प्लॉटों की डीलिंग करते हैं, वो टैक्स नहीं देते, ठीक है। टबैको के अंदर बड़ी टैक्स की चोरी है। जो आपका ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे बेशुमार टैक्स की चोरी है, क्योंकि वो उनके यहाँ ड्यूटीज़ और टैक्सेस नहीं हैं स्वात में और आज़ाद कश्मीर में और उसमें। और आखिरी चीज़ जो है, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर टोटल पोरस है और वहाँ से हैवी स्मगलिंग हो रही है। ठीक, ठीक है। ये 5-6 सेक्टर्स हैं जिस पे मैंने डायरेक्टली हाथ डाला, और आप इसके सबके एविडेंसेस मौजूद हैं आपके सामने। उन सारे सेक्टर्स में मैं मजबूर हो गया मुख्तलिफ लोगों के सामने कि आप इस चीज़ को स्लो कर दें। ओके, आपने कहा प्रोसेस स्लो कर दें, क्वांटिटी कम कर दें। मतलब मैं आपसे इसको आसान अल्फाज में कह सकता हूँ कि मेरा तो डायरेक्ट एक्सेस था इमरान खान के साथ। वो मुझे कह रहा था, शब्बर यार हल्का करो, इतना बड़ा एकदम से प्रेशर लेना हमारे लिए पॉलिटिकली मुश्किल हो जाए। अच्छा, अगर आपने पूरी चोरी मुकम्मल बंद कर दी तो नहीं, मुश्किल नहीं, हो वो ये जाएगी। नहीं तो कह आप रहा कह था, रहे हैं वो ये चेयरमैन नहीं कह- पीटीआई ने नहीं, बोला कि मुकम्मल चोरी बंद ना करें, थोड़ी थोड़ी करके बंद करें ताकि नहीं। हमारी गला बंद ना हो जाए। नहीं, वो ये कह रहा था, देखिए बात, लेट बी क्रेडिट, वो ये कह रहा था कि अगर हम एकदम से इतनी चीज़ें लाते हैं तो हमारा सिस्टम हिल जाता है, और मैं उन्हें कहता था सिस्टम को हिलाना पड़ेगा। देखिए बात ये ना कि मैं उन्हें कहता था कि सिस्टम हिलाना पड़ेगा आपका, पर वो सिस्टम मिलाने को तैयार नहीं थे अपनी कुर्सी की खातिर। सिस्टम हिलाने को यानी पाकिस्तान को वो बेहतर नहीं करना चाह रहे थे अपनी कुर्सी की खातिर। नहीं, आप उसको ये कह सकते हैं कुर्सी की खातिर, मगर मेरा अपना ख्याल है जो भी बंदा जाके बैठता है ना उस कुर्सी पे, शायद मैं जाऊँ बैठूँ, मैं भी इस तरह सोचने लगूँ कि क्या मैं इसको हिला दूँ। और मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हिलाना पड़ेगा। मगर अगर कोई मुझे ये कहता है कि इमरान खान 3.5 साल में हिलाना चाहते थे, अगर कोई मुझे ये कहता है कि इमरान खान 3.5 साल में हिलाना चाहते थे, तो मैं उसको साबित कर सकता हूँ कि नहीं हिलाना चाहते थे। यानी वो चाहते थे सिस्टम चोरी का ऐसे ही चलता नहीं, रहे ताकि नहीं, उनकी नहीं, 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 वजीर आजम की कुर्सी बच जाए। नहीं, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, वो ये चाहते थे, उनका ये ख्याल था कि ये प्रोसेस को टाइम लेना चाहिए और एक एवोल्यूशन होगा। मैं उन्हें कहता था कि सर ये एवोल्यूशन नहीं होगा, ये रेवोल्यूशन है, आप इनको टाइम देंगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। वही हुआ। देखिए, मैं तो 6 महीने बाद आ गया था ना उनके बाद, मेरे आने के बाद भी उन्होंने 2 साल हुकूमत की है ना जी। जी हाँ। तो वो क्या हुआ, आपने वही 19-20 आगे। अच्छा, आपका रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना है, कौन से साल से है सर? 1983 से आपकी उनके साथ दोस्ती है, मरासिम है, आप उनकी कंसल्टेंसी भी करते थे। मैं बता देता हूँ क्या रिश्ता है मेरा उनके साथ। बताइए। देखिए, मैं सीनियर पार्टनर रिटायर हुआ ए फर्गूसन एंड कंपनी, ऑफ कोर्स, ठीक है। और जिस दिन से शौकत खानम का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक ए फर्गूसन एंड कंपनी उसकी ऑडिटर है, ठीक है। तो हमारा इमरान खान के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है हमेशा से, क्योंकि वो शौकत खानम पूरा बनाया उन्होंने था, डोनेशन और अकाउंटिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके अंदर आपको क्या नजर आई? सुनिए मेरी बात। अच्छा, आगे चले। उसके बाद उनकी जो टैक्स रिटर्न्स होती थी वो भी हम लोग रिव्यू किया करते थे। हम फाइल नहीं करते थे कभी, मगर हमारे लोग ऑफिस वाले रिव्यू किया करते थे। मेरा अपना ख्याल है कि फाइनेंशियल मैटर में इमरान खान बड़े केयरलेस थे, लापरवाह, और उन्होंने कभी मेरे हिसाब से बहुत रेगुलर अर्निंग भी नहीं की। रेगुलर अर्निंग मतलब आप बताएं ना, उन्होंने क्रिकेट खेली है, कोई नौकरी तो नहीं की ना कभी कहीं। ओके, पर वो नौकरी की ना तरह कोई बिजनेस किया। ओके, देखिए, ना कोई बिजनेस किया, वो आईसीसी से एडवाइजर थे, आईसीसी के अंदर। वहां से उनको फिर ये बिना बटवे के सिस्टम कैसे चलता था?
बिना बटुए का सिस्टम तो सर चल रहा है। देखिए ना, अगर मैं इमरान खान का दोस्त हूँ, मैं उनके साथ खाने पे जाऊंगा तो बिल तो मैंने देना है ना। देखिए ना, सिंपल बात है ना। एक सेलिब्रिटी का ये कॉन्सेप्ट हो जाता है दुनिया में। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है ना कि एक सेलिब्रिटी अगर आपके पास आता है तो आप कहते हैं यार ठीक है, मैं तो उसका बिल मैंने थोड़ी देना है आपको। तो ये एक कल्चर डेवलप हो जाता है। उस एक है, वो अपने मामलात में बड़े केयरलेस थे। जब वो केयरलेस और आप उन्हें बचाते थे? नहीं, बचाते नहीं थे। देखिए, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उनकी ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं थी। बेसिकली उनकी इनकम बड़ी थोड़ी सी इनकी इनकम आया करती थी आईसीसी से। जो उनकी कैरी पैकर की इनकम थी वो तो पाकिस्तान में टैक्सेबल ही नहीं थी। ठीक है, जब वो पाकिस्तान आ गए तो उनकी एक ही इनकम होती थी, कैरी पैकर वाली इनकम, और उनकी कोई लैंड थी। अगर आप इनकम इमरान खान की रिटर्न देखेंगे जी, अच्छा, अगर आप आज भी देखें इमरान खान की रिटर्न जो है उसमें कोई एरर नहीं है। अगर तोशा खाना केस देखेंगे तो इमरान खान की इनकम रिटर्न में कोई एरर नहीं है। जो एरर आइडेंटिफाई वो लोग कर रहे हैं वो गलत या सही, वो उसकी इलेक्शन कमीशन वाली स्टेटमेंट कर रहे हैं, रिटर्न में नहीं कर रहे हैं। रिटर्न में नहीं कर रहे हैं, रिटर्न में कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, तो इमरान खान की रिटर्न में एरर नहीं है। अब वो रिटर्न क्या तोशा खाने वाली इलेक्शन कमीशन से मिलती है नहीं मिलती, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन वाले मैटर्स जो थे वो उनकी पार्टी वाले करते थे। एक मुश्किल सवाल पूछने दे मुझे शब्बर साहब, क्योंकि बात ऐसी निकल पड़ी है। बहुत सारे आपके नाकदीन आपके ऊपर ये उंगली उठा के कहते हैं कि शब्बर साहब ने पूरी जिंदगी लोगों को टैक्स चोरी करना सिखाया एज ए टैक्स कंसल्टेंट, और आज वो इस्लाहात की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं टीवी पे आके। क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ। पहली बात तो ये कि मैं कभी किसी इंडिविजुअल का रिटर्न आज तक जिंदगी में फाइल ही नहीं किया। अभी आपने कहा चेयरमैन पीटीआई का। मैं नहीं, वो तो मेरी फर्म करती थी। फर्म करती थी, आप नहीं करते? मैंने कभी जिंदगी में किसी का रिटर्न फाइल नहीं किया। सेकेंडली, मैंने टैक्स चोरी का कभी किसी को मशवरा नहीं दिया। और जो लोग टैक्स को जानते हैं उसका मतलब, एक टैक्स होता है इवेजन, जी इवेजन, और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। साइड से निकल जाओ, नहीं, साइड से निकल नहीं, वो लॉ में अलाउड होता है। ओके। मैंने जितनी जिंदगी में लोगों को टैक्स एडवाइस दी अवॉइडेंस की जी, मैं कभी जिंदगी में किसी कोर्ट में उसको हारा नहीं हूं आज तक। माशाल्लाह। कोई केस ऐसा नहीं। अच्छा, मैं इंडिविजुअल को तो एडवाइस देता ही नहीं था कभी जिंदगी में। मैंने आज तक कभी कोई इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि मेरी रिटर्न शब्बर साहब ने भरी है। क्या आप पछताते सुन ले हैं? मेरी बात, सुने मेरी अच्छा, बात। जी, अच्छा, बताइए। मैंने हमेशा कंपनीज को एडवाइस दी है। उसमें पॉसिबल है कि मैंने टैक्स उसकी अवॉइडेंस का केस हो कि यार उसको एक क्लॉज नंबर 1 में बनता है 100, क्लॉज नंबर 2 में बनता है 50, तो मैंने कहा क्लॉज नंबर 2 में 50 दो। डिपार्टमेंट ने उसको टैक्स को केस परसू किया। मगर जितने केस मैंने जिंदगी में किए हैं 100 तो तकरीबन 199% केस में मैं जीत गया हूँ। तो ये जो लोगों को, अच्छा लोग ये समझते हैं कि मैं कोई ऑर्डिनरी टैक्स एडवाइजर हूँ। मैं कभी जिंदगी में किसी इंडिविजुअल केस में गया ही नहीं आज तक। सिर्फ कॉर्पोरेट एंड कंपनीज एंड कॉर्पोरेट में नहीं, कॉर्पोरेट में भी नहीं, और कॉर्पोरेट में भी बता दूं मैं, कॉर्पोरेट में मैंने कभी अनलिस्टेड कंपनी नहीं की। ये भी बता दूं मैं आगे चलो, लोग मुझे जानते नहीं है एक्चुअली। अब जान जाएंगे इंटरव्यू देखने जाएगा। अच्छा, मईशत को सही करने का फॉर्मूला मैं आगे चल के आपसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करूंगा। कुछ इश्यूज जो इस वक्त फॉर एग्जांपल चीनी के हैं शब्बर साहब, कि हमारे मुल्क में ये तारीख है कि हमारे पास कोई चीज़ अच्छी क्वांटिटी में आ जाती है तो पहले हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। अब हम चीनी का, पीडीएम की हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी कोई 2.5 लाख मैट्रिक टन, और बताया जा रहा है कि कोई 10 लाख मैट्रिक टन चली गई है इलीगल तरीके से, किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अब हम 10 लाख मैट्रिक टन इंपोर्ट करने का फैसला कर चुके हैं। सर, ये खिलवाड़ कब से चला आ रहा है और कब तक आपको लगता चलता रहेगा? देखो यार, मैंने आपसे एक बात शुरू में जब की थी ना, जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह हो गया है। इकोनॉमिकली तबाह का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। पाकिस्तान की मईशत का जो घोड़ा है ना, उसकी लगाम अब किसी के हाथ में नहीं है। पागल हो गया, आवारा हो गया है, आवारा हो गया, जहां चाहे भागे, जहां भागे, और हवा जहां चले, और अगर कोई नहीं, और अगर कोई ये समझता है कि वो घोड़े को लगाम दे देगा तो वो बेवकूफ़ है, या वो बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बना रहा है या है, बना रहा है या है, उसको पता ही नहीं कि घोड़ा कितना बेलगाम हो गया है। इसमें चीनी की मिसाल ले लें आप मुझे ये बताएं कि चीनी का केस ले लें। मेरा जो झगड़ा पड़ा उनमें से एक बड़ा झगड़ा चीनी का भी था, पता है शायद आपको पता, शुगर कार्टेल के साथ झगड़ा पड़ा था मेरा। मैंने, आप ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान में अगर 100 शुगर मिले हैं ना, 100 शुगर मिले हैं जी जी, तो, और वो बड़े बड़े सियासतदान हैं, बिल्कुल बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप जो हैं वो हर काम करते हैं, चीनी का मिल क्यों नहीं लगाते? सर, मालूम है कि इतने बड़े हम हुए नहीं हैं। नहीं, या हमारा वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, हमारी लॉबी का वो अच्छा पार्टी आगे चले। अगर 100 मिले हैं
तो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 25 हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर 25 हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर में से एक डिस्ट्रीब्यूटर भी रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में। एक चीनी का डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड नहीं है। चीनी की ट्रेड जब मिल से चीनी निकलती है उसके बाद से लेकर टिल द कंज्यूमर, अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट कह दे कि डॉक्यूमेंटेड है तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। ये सब 2 नंबरी से हो रहा है। बिल के बाद से 2 नंबर ही नहीं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सब आउट ऑफ बुक से। पर हाउ इज इट पॉसिबल हुजूर? क्या हाउ मतलब? कैन दे डू दिस? हाउ इज पॉसिबल मींस व्हाट? क्या मतलब? मतलब ये चीनी चोरी निकली, नहीं ना? बाजार में आई, डीलर को बिक गई, डीलर से रिटेलर बिक गई, रिटेलर से होलसेलर बिक गई, वो सारे नॉन टैक्स हैं। तो यानी ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए, हुकूमत मिली हुई है इसमें। नहीं देखिए, हाँ ये आप आ गए ना, चीनी की ट्रेड के अंदर पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। जो डीलर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अल्लाहु अकबर। जो चीनी के बनाने वाले हैं, सारे नहीं, अक्सर लोग, वो अपनी मिल में चीनी की प्राइस दिखाते हैं 10 रुपए, बाजार में डीलर बेचता है 15 की, वो 2 रुपए जाके मालिक को किताबों के बाहर दे देता है। ये है कहानी, सिंपल। अब है आपके अगर आपके अंदर तप्पड़ है, तो मियां नवाज शरीफ को हाथ डाल दें, जहांगीर तरीन को हाथ डाल दें, अफजल खान को हाथ डाल दें, जरदारी साहब को हाथ डाल दें, तो तप्पड़ तो डाल दें। तप्पड़ नहीं है नहीं, तो फिर बेकार की बातें क्यों करते हैं? सर सॉरी सर, मैं माजरत चाहता हूं। नहीं आप बताएं ना, एक ब्रेक ले लेते हैं। नहीं आप फिर बेकार की बातें क्यों करते हैं? चीनी की बात करते क्यों हैं? करते क्यों? एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम शब्बर साहब से पूछेंगे वे फॉरवर्ड, आगे जाने का रास्ता क्या है, क्या हमें करना होगा पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा होने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ। इकतीस अगस्त का दिन है आज, और हम जानते हैं कि रात 12 बजे के करीब एक और बम तैयार है अवाम पे गिराने के लिए, और वो है पेट्रोल का बम। 10-15 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है ईरान, जो कि हमें कहता है कि आपके बिजली के, पेट्रोल के, गैस के सारे मसाइल में हल कर दूंगा, मेरे साथ राजी हो जाइए। पर हम राजी नहीं होते हैं। शब्बर साहब, ये जो पेट्रोल गैस का मसला है, हम ये जानते हैं कि हम ईरान से इसीलिए ऑफिशियली नहीं ले पाते क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है हमारे ऊपर। ऑब्वियसली पॉलिसी, हम उनसे बिजली ले सकते हैं जो वो आधे बलूचिस्तान को चला रही है, जिसकी हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, लेकिन हम उनसे थर्ड पार्टी पेमेंट पे गैस और पेट्रोल नहीं ले पा रहे। आपकी नज़र में हल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है इस मसले का? देखिए, हम 1947 में जब बने थे तो हम इंग्लिश कॉलोनी से हटकर अमेरिकन कॉलोनी बन गए थे। यानी जब हम आजाद हुए थे तो हम आजाद नहीं बरतानवी राज से निकल के अमेरिकी राज में आ गए। अमेरिकन राज में आ गए थे। ओके। तो अब अमेरिकन राज में अगर आप बैठे हैं तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि अमेरिका के दुश्मन से आप दोस्ती कर सकते हैं? सर बिजली तो ले रहे हैं ना उनसे? नहीं कहाँ ले रहे हैं बिजली? वो तो बिजली तो एक है, थोड़ा बहुत चल रहा है, स्मगलिंग हो रही है, तो आप अमेरिकन राज में आ गए हैं। अच्छा, अब मुसीबत ये है कि अमेरिकन, अगर आपने थोड़ा बहुत सलाहियत होती तो आप उस गुलामी से, अमेरिकन राज की गुलामी से निकलने की कोशिश करते। तो आपने तो हमेशा कोशिश की कि अमेरिकन राज के अंदर अपने आप को मजबूत किया। जब आपने रशिया से जंग की तो आपने कहा यार हम तो अमेरिका के सबसे बड़े हलीफ हैं, हम उसके दुश्मन रशिया से लड़ रहे हैं। फिर हम वॉर ऑन टेरर में उसके दुश्मन से लड़े, तो हम तो सबसे बड़े हलीफ हैं अमेरिकन राज के। अब अमेरिकन राज वाले का डिसीजन है, वो हमारी किस्मत का क्या फैसला करता है? बिल्कुल। देखिए, उसने फैसला कर दिया ना सर, उसका फैसला आपको नजर आ गया ना। मैं आपको मिसाल दे दूं, बताइए बताइए। बड़ा मिसाल है, खत लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी। उस पर, प्रेसिडेंट साहब ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, लिखा खत, बिल्कुल लिखा। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर कहाँ गया? याद दिलाएं। इलेक्शन कमीशन। ठीक है। क्या बताने के लिए गया? कि हम इसके साथ नहीं है, इसके साथ हैं। खत्म हो गई बात। तो उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया और पूरा पाकिस्तान खामोश हो गया। देखिए, आप मेरी बात समझे ना, आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। उसने कहा, जिस दिन इलेक्शन का खत लिखा गया उसके अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर उठ के चला गया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। जी हाँ। उसके बाद आप सारे भूल गए खत को। आपने कहा यार जो हमारा पीरो मुर्शद है वो तो इलेक्शन कमीशन के साथ है, तो आपको परेशानी क्या है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं पाकिस्तान की जो शक्ल आज है वो 1947 से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं है कि पाकिस्तान आज किस शक्ल में है। 1947 से लेकर आज तक
ये स्टेट एक प्रॉक्सी स्टेट है यूएस की। हमने 1 इंच के लिए भी कभी चेंज नहीं किया, शायद वो 2-4 साल भुट्टो साहब की चेंजेस हुई हों। मैं आपको इसकी और मिसाल दे देता हूँ। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद पाकिस्तान में ठहरते हैं? बहुत कोई भी नहीं, किसी का बच्चा पाकिस्तान में रहता है? ज्यादातर बाहर ही हैं हुजूर। फिर हम तो बेचारे, ये बेचारे कैमरा मैन है, इनके बच्चों, इनके बारे में बात कर रहे हैं ना। ये तो 3rd ग्रेड के गुलाम लोग हैं, इन बेचारों का क्या ताल्लुक है आम आदमी के साथ? तो आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल? कौन है जिम्मेदार? हैं? पीटीआई जिम्मेदार, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इदारे, पाकिस्तानी खुद? नहीं, पाकिस्तान की जिम्मेदार दो इश्यूज हैं बेसिकली। पाकिस्तान में जो जब आपने क्रिएशन की थी पाकिस्तान की, उसके बाद से आज तक आप एक एस्टेब्लिशमेंट और मुल्ला अलायंस के अंदर में चले गए। ओके। जब एस्टेब्लिशमेंट और मुल्ला अलायंस होता है ना, दुनिया में कहीं भी थ्योरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का अलायंस होता है, वो हमेशा एंटी पीपल होता है, अवाम मुखालिफ नहीं, और वो हमेशा राइटिस्ट होता है। वो हमेशा राइटिस्ट होता है, तो वो हमेशा अवाम मुखालिफ होता है। आप इसको इस तरह देख लें कि पाकिस्तान में कभी मजहबी जमातों का आदमी अरेस्ट नहीं होता, उसको टॉर्चर कभी नहीं किया जाता। कभी हुआ है आज तक? सर वो एक बताए, एक आध मुझे एग्जाम्पल दें, मुझे एक एग्जाम्पल दें कभी राइटिस्ट का बंदा अरेस्ट हुआ हो या उसको टॉर्चर किया गया थाने में। भाई ये स्टेट कुछ और है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। ये वो स्टेट है जिसने अली हसन नासिर को फांसी जेल में मार दिया था, आपको याद भी नहीं है, ठीक है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो आप मुझे एक बात बताएं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि 1971 में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? तो आज उनका टका जो है हमसे नहीं, बहुत आगे चला पहले गया। फ़र्क बताएं ना, क्या फ़र्क है? फर्क तो बहुत सारे हैं, कोई फर्क क्या? ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लोग तो एक जैसे हैं, लोग तो सिमिलर हैं। एक ही मुल्क के 2 नए नाम है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। ठीक। ठीक है, तो जो ब्रांड पाकिस्तान था और नजरिया था, क्या हम उसके ठेकेदार हैं? वो मेजोरिटी थे। उनकी कामयाबी का राज क्या हुआ? उनकी कामयाबी का राज हुआ, उसका नाम बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, और उन्होंने उसको सेकुलर कर दिया। और सेकुलर जब उन्होंने कर दिया, तो सेकुलर करने के बाद उनका जो, देखिए आज हमारा, अगर आप अपना रेटरिक है ना जी, एक आम आदमी का रेटरिक या एक आदमी का माइंडसेट क्या है? जी, माइंडसेट ये है कि मुझे लाल किला फतह करना है, चाहे वो उसके बाद खाने को रोटी नहीं है, मगर उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आप लाल किला फतह करने जा रहे हैं। सर आखिरी वक्त आ गया, मुझे वे फॉरवर्ड बताइए, हमें क्या करना है? पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करना है, मिलिट्री कू में जाना है, प्रेसिडेंशियल निज़ाम में जाना है, जमहूरियत में मजीद यकीन रखना है, करना क्या है हमें? देखिए, पहली बात तो ये है, कि स्मगलिंग खत्म करनी है। नहीं, पहली बात तो ये है कि जिनके हम गुलाम हैं, उनसे हमें ये कहना है कि सर जितने पैसे आप दे रहे हैं इतने में हमारा गुजारा नहीं है। सर हम तो देखें सऊदी अरब के भी गुलाम है, चाइना के भी गुलाम है। नहीं, आप गलत, आप सिर्फ एक, अच्छा आप कहीं, अच्छा समझ, बाकी सब ऐसे ही ड्रामेबाजी है। ओके। आप गुलाम वाशिंगटन के हैं, अमेरिका के। ठीक है। अब आपने उनसे कहना है कि सर हमें बताएं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो आप बता दें कि हमें कोई बड़ा पैसा दे सकते हैं या नहीं। अगर वो हमें 30-40 बिलियन डॉलर का कोई एड दे सकते हैं, तो फिर तो हम अपने अवाम की शक्ल तब्दील कर सकते हैं। वरना फिर हमारा वही है कि सोमालिया की तरह हम आगे चलते जाएंगे। देखिए यार, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर हो गई है ना। तो देखिए, अगर मैं आपको अच्छी बातें करूँ कि ये है, पॉलिटिकल सिस्टम का इशू नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर आखिरी मिनट है। पॉलिटिकल सिस्टम का इशू नहीं है। मईशत जब तबाह हो जाती है तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये चेंजेस आती रहती हैं। मईशत तबाह है, पाकिस्तान की इकोनॉमी फिनिश है, पाकिस्तान की सोसाइटी फिनिश है, पाकिस्तान एज अ माशरा ख़त्म हो चुका है, कोई इंस्टीट्यूशन बाकी नहीं है। मईशत तो बाकी नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट बाकी है? क्या मीडिया बाकी है? क्या कोई और लॉ ऑर्डर डिपार्टमेंट बाकी है कि आप ये कह सकते हैं यार ये डिपार्टमेंट सबसे सही चल रहा है? आपने रिमार्क पढ़ लिए मंसूर अली शाह साहब के, जी हाँ। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने ये फाइल किए ना केस, तो उनका मतलब क्या कहने का? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान, अच्छा ये मैं एक बात आपको बता दूं, ये खराबी आज से नहीं है। 1957 में जब सिकंदर मिर्जा ने माशरा लगाया था इस मुल्क के अंदर, उसकी तकरीर पढ़ लें आप।
उसमें उन्होंने कहा था ये लोग जमहूरियत के काबिल ही नहीं है, जो आज लोग कह रहे हैं। तो इसका मतलब है 70 साल में कोई तब्दीली नहीं हुई ना। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। और आज बहुत सारी बातें शब्बर जैदी साहब ने मुल्क व कौम के सामने रखी हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी आसान करके सब कुछ खुले अल्फाज में आपके सामने रख दिया है। अल्लाह ताला हमें सारी बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।